अर्णव और उसकी सेना के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी, एक रहस्यमयी सेना जो छाया की तरह हमला करती और गायब हो जाती। नकाबपोश योद्धा की उपस्थिति ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया था, लेकिन अब अर्णव ने निश्चय कर लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगा। अर्णव और उसकी सेना ने दुश्मनों को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने उत्तर दिशा के जंगलों में एक गुप्त शिविर स्थापित किया, जहां से वे हमलावरों पर नजर रख सकते थे। विशाल और करण ने गांव वालों से जानकारी जुटाई, जिससे पता चला कि हमलावर रात के समय तेज गति से हमला करते हैं और सूर्योदय से पहले गायब हो जाते हैं। अर्णव ने सैनिकों को छोटे छोटे दलों में बांटकर चारों दिशाओं में तैनात किया। वे पूरी रात सतर्कता से पहरा देते रहे। आधी रात के समय एक हलचल महसूस हुई। कुछ घुड़सवार छायाएं गांव की ओर बढ़ रही थीं। अर्णव ने इशारा किया और सैनिकों ने दुश्मनों को चारों ओर से घेर लिया। भीषण युद्ध और नकाबपोश योद्धा की वापसी युद्ध छिड़ गया। दुश्मन बेहद कुशल थे, लेकिन अर्णव की सेना ने उनका जमकर मुकाबला किया। अर्णव खुद तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा और एक के बाद एक दुश्मनों को धराशायी करने लगा। तभी अचानक वही नकाबपोश योद्धा सामने आया। अर्णव, तुम काफी तेजी से सीख रहे हो, नकाबपोश ने कहा। अब और छुपने की जरूरत नहीं। अर्णव गरजा। तुम कौन हो? अपना असली चेहरा दिखाओ। नकाबपोश हंसा और अपनी तलवार से अर्णव पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भीषण द्वंद्व शुरू हो गया। तलवारें आपस में टकराने लगीं, चिंगारियां उड़ने लगीं। कई वारों के बाद अर्णव ने नकाबपोश की तलवार झटक दी और उसे पीछे धकेल दिया। नकाबपोश जमीन पर गिर पड़ा और उसका मुखौटा हट गया। सभा में सन्नाटा छा गया। वह कोई और नहीं बल्कि अर्णव का खोया हुआ बड़ा भाई प्रताप था। अर्णव अवाक रह गया। प्रताप भैया, आप जिंदा हैं, लेकिन आप दुश्मनों के साथ क्यों हैं? प्रताप की आंखों में दर्द छलक आया। अर्णव, यह पूरी कहानी तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन असल में मुझे एक गुप्त सेना ने बंदी बना लिया था। वहां मैंने सीखा कि हमारे राज्य के असली शत्रु कौन है। मैं इन हमलों के पीछे का रहस्य जानता हूं। प्रताप ने बताया कि इन हमलों के पीछे एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कालगर्जना साम्राज्य, उनका राजा रुद्रसेन दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा है। वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अर्णव के राज्य को नष्ट करना चाहता है। प्रताप ने आगे कहा, हम अभी तक जिनसे लड़ रहे थे वे सिर्फ मोहरे थे। असली युद्ध अब शुरू होगा। अर्णव ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक छोटी लड़ाई थी। असली युद्ध अभी बाकी था। प्रताप की वापसी ने सबको चौंका दिया था। वर्षों तक मृत समझे जाने के बाद उसका जीवित होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसके साथ जो रहस्य उजागर हुआ, उसने अर्णव और उसकी सेना को एक नई चुनौती के लिए तैयार कर दिया। कालगर्जना साम्राज्य की शक्ति और उसके राजा रुद्रसेन की महत्वाकांक्षा ने एक भयंकर युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। राजा विक्रम सिंह की सभा में अर्णव, प्रताप और राज्य के सभी प्रमुख योद्धा उपस्थित थे। प्रताप ने विस्तार से बताया कि कालगर्जना साम्राज्य केवल युद्ध से विजय प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह दुश्मन राज्यों में गुप्तचरों के माध्यम से विद्रोह करवाता है, जिससे राज्य अंदर से ही कमजोर हो जाए। हमारे राज्य में भी उनके गुप्तचर हो सकते हैं, प्रताप ने चेताया। हमें पहले अपनी सुरक्षा पुख्ता करनी होगी, फिर युद्ध की योजना बनानी होगी। राजा विक्रम सिंह ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया। अर्णव को सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया और प्रताप को गुप्तचर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अर्णव को जल्द ही एहसास हुआ कि कालगर्जना की सेना केवल संख्या में ही बड़ी नहीं, बल्कि उनकी युद्ध कला भी अत्यंत विकसित थी। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को एक नई तरह की ट्रेनिंग देना शुरू किया। वह चाहता था कि उसकी सेना सिर्फ ताकत पर निर्भर न रहे, बल्कि रणनीति और चतुराई से दुश्मन को मात दे। विशाल, करण और वेदांत ने अपनी टुकड़ियों को अलग अलग रणनीतियों में प्रशिक्षित करना शुरू किया। घुड़सवार सेना को तेज हमलों के लिए, पैदल सेना को दुर्ग रक्षण के लिए और तीरंदाजों को दूर से वार करने की कला में निपुण किया जाने लगा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि कालगर्जना की सेना ने दक्षिणी सीमा पर हमला कर दिया है। अर्णव ने बिना देर किए अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। जैसे ही वे युद्धभूमि में पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। गांव जल रहे थे, सैनिक घायल पड़े थे और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कालगर्जना की सेना वहां नहीं थी। वे हमला करके तुरंत पीछे हट गए थे। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है, प्रताप ने कहा।
वे हमें कमज़ोर करने के लिए छोटे छोटे हमले कर रहे हैं। अगर हमने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे हमें पूरी तरह से तबाह कर देंगे। गुप्त मिशन। कालगर्जना की असली ताकत का पता लगाना। प्रताप ने सुझाव दिया कि किसी को कालगर्जना के साम्राज्य में घुसकर उनकी असली ताकत और योजनाओं का पता लगाना होगा। यह काम मैं करूंगा, अर्णव ने कहा। सबने विरोध किया, लेकिन अर्णव अडिग था। राजा विक्रम सिंह और प्रताप ने अंततः उसे अनुमति दे दी। अर्णव अपने घोड़े पर सवार होकर एक गुप्तचर के रूप में कालगर्जना साम्राज्य की ओर निकल पड़ा। उसने एक साधारण व्यापारी का भेष धारण किया और कालगर्जना की राजधानी अंधगर्जना में प्रवेश किया। अंधगर्जना में चारों ओर भय का माहौल था। आम नागरिक राजा रुद्रसेन के अत्याचारों से डरे हुए थे। एक रात अर्णव एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर रहा था कि अचानक कुछ सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा रुद्रसेन के सामने ले जाया गया। रुद्रसेन एक विशाल, डरावना और शक्तिशाली योद्धा था। उसने अर्णव को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में क्यों आए हो? अर्णव ने झुककर कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और आपके दरबार में सेवा करना चाहता हूं। रुद्रसेन हंसा, मुझे मूर्ख मत समझो, तुम यहां जासूसी के लिए आए हो, है ना? उसने तलवार निकालते हुए कहा। अर्णव ने तुरंत अपना खंजर निकाला और एक सैनिक को नीचे गिरा दिया। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन रुद्रसेन की सेना ने उसे घेर लिया। अर्णव को कालगर्जना की सबसे भीषण जेल में डाल दिया गया। वहां उसने देखा कि सैकड़ों सैनिक पहले से ही बंदी थे, जिनमें से कई उसके अपने राज्य के थे। अब उसका एक ही उद्देश्य था, जेल से भागना और राजा विक्रम सिंह को कालगर्जना की असली शक्ति के बारे में बताना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अर्णव कालगर्जना की सबसे भीषण जेल में कैद था। वहां की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी भागने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अर्णव जानता था कि उसे यहां से निकलना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ उसकी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके पूरे राज्य का भविष्य इस पर निर्भर था। अर्णव को जेल में कई अन्य कैदी मिले, जिनमें से एक था भैरव, जो पहले कालगर्जना सेना का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था, लेकिन उसने रुद्रसेन के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब वह वर्षों से इस जेल में सड़ रहा था। अगर तुम सच में यहां से भागना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी, भैरव ने कहा। अर्णव ने उसकी आंखों में देखा। वहां बदले की आग थी। अर्णव और भैरव ने मिलकर भागने की योजना बनाई। जेल के अंदर ही कई गुप्त सुरंगें थीं, जिनके बारे में सिर्फ पुराने कैदियों को पता था। लेकिन समस्या यह थी कि सुरंग के पास पहुंचने के लिए उन्हें सबसे खतरनाक पहरेदारों से होकर गुजरना था। 3 रातों तक अर्णव और भैरव ने पहरेदारों की गतिविधियों पर नजर रखी। चौथी रात उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही वे सुरंग की ओर बढ़े, अचानक एक पहरेदार जाग गया और शोर मचाने लगा। अर्णव ने बिना समय गंवाए उस पर झपट्टा मारा और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन अब बाकी पहरेदार भी सचेत हो चुके थे। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्णव और भैरव ने जितने पहरेदारों को गिरा सकते थे गिरा दिया, लेकिन तभी रुद्रसेन का दायां हाथ गजकेसरी वहां आ पहुंचा। कोई भी इस जेल से जीवित बाहर नहीं जा सकता, गजकेसरी गरजा। अत्यधिक कठिन लड़ाई। गजकेसरी एक विशालकाय योद्धा था, जिसकी ताकत आम इंसानों से कई गुना अधिक थी। अर्णव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर वार किया, लेकिन वह हिला तक नहीं। गजकेसरी ने अर्णव को पकड़कर दीवार से पटक दिया। अर्णव की हड्डियों में दर्द दौड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरकर एक आखिरी वार किया और गजकेसरी की गर्दन पर वार किया। गजकेसरी घायल होकर पीछे हटा और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्णव और भैरव सुरंग में घुस गए। जेल से बाहर, लेकिन खतरा अभी भी बाकी। घंटों तक सुरंग में भागने के बाद वे आखिरकार जंगल में पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या थी। वे कालगर्जना साम्राज्य के अंदर ही थे और चारों ओर दुश्मन थे। अब उन्हें अपने राज्य तक लौटने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। अर्णव और भैरव जंगल में पहुंचे, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। वे अभी भी कालगर्जना साम्राज्य के क्षेत्र में थे और दुश्मन सैनिक हर जगह उनकी तलाश कर रहे थे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन उन्हें अपने राज्य तक पहुंचना ही था। जंगल की भयानक रात। घने जंगल में रात काटना आसान नहीं था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं और दुश्मन सैनिक टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे। अर्णव और भैरव ने
एक गुफा में छिपने का फैसला किया। हम ज्यादा देर तक यहां नहीं रह सकते, भैरव फुसफुसाया। सुबह होने से पहले हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। गुफा के अंदर कुछ हलचल हुई और अंधेरे से एक विशाल काल भैरव बाघ निकला। ये जंगली जानवर काल गर्जना के सैनिकों द्वारा प्रशिक्षित था, जो केवल दुश्मनों पर हमला करता था। मौत से सामना, काल भैरव बाघ का आतंक। बाघ ने गरजते हुए छलांग लगाई। अर्णव ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बाघ की गति इतनी तेज थी कि वह संभल भी नहीं पाया। भैरव ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बाघ की आंखों के सामने लहरा दी। बाघ कुछ पल के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर उसने भैरव पर हमला कर दिया। अर्णव ने पूरा जोर लगाकर बाघ की गर्दन पर वार किया। बाघ घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और भी क्रूरता से हमला करने लगा। तभी अर्णव को एक विचार आया। उसने गुफा की छत पर लटकी चट्टान को लक्ष्य बनाया और एक जोरदार वार किया। चट्टान टूटकर बाघ के ऊपर आ गिरी और बाघ दर्दनाक चीख के साथ वहीं दब गया। सुबह होते ही अर्णव और भैरव ने अपना सफर फिर से शुरू किया, लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी। रास्ते में उन्हें गुप्त योद्धाओं का एक समूह मिला। ये योद्धा न तो काल गर्जना के सैनिक थे, ना ही अर्णव के राज्य के। उनकी पोशाकें अजीब थीं और उनके चेहरे पर मुखौटे थे। तुम कौन हो? अर्णव ने तलवार उठाते हुए पूछा। हम तुम्हारे शत्रु नहीं, लेकिन मित्र भी नहीं, उनमें से एक ने कहा। हम उन लोगों की मदद करते हैं जो इसके लायक होते हैं। क्या तुम योग्य हो? अर्णव ने बिना सोचे समझे कहा। अगर न्याय की रक्षा करना योग्यता है तो हाँ, मैं योग्य हूं। उनका नेता मुस्कुराया। अच्छा उत्तर, लेकिन यह साबित भी करना होगा। गुप्त योद्धाओं ने अर्णव के सामने एक चुनौती रखी। उसे एक विशालकाय योद्धा से लड़ना होगा, जिसे कोई नहीं हरा सका था। अगर वह हारता तो उसे मार दिया जाएगा। अर्णव के पास कोई विकल्प नहीं था। वह तैयार हो गया। मिट्टी के अखाड़े में प्रवेश करते ही उसके सामने आया असुरण, जो गुप्त योद्धाओं का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। वह इतना विशाल था कि अर्णव को उसकी कमर तक भी पहुंचने के लिए ऊंची छलांग लगानी पड़ती। असुरण ने पहले वार में ही अर्णव को जमीन पर पटक दिया, लेकिन अर्णव ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गति का उपयोग करते हुए असुरण के पैरों को लक्ष्य बनाया और उसे गिराने की कोशिश की। लेकिन असुरण की ताकत इतनी अधिक थी कि वह एक ही झटके में फिर से खड़ा हो गया। अर्णव ने अपनी रणनीति बदली। उसने असुरण को चिढ़ाना शुरू किया, जिससे वह क्रोधित हो गया और अपना संतुलन खो बैठा। यही मौका था। अर्णव ने पूरी शक्ति से वार किया और असुरण को धूल चटा दी। गुप्त योद्धा प्रभावित हुए। उनके नेता ने कहा, तुम योग्य हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कालगर्जना के विरुद्ध नया सहयोगी गुप्त योद्धाओं का असली नाम था अग्निवंशी संघ, जो वर्षों से कालगर्जना के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे छिपकर हमला करते थे और गुप्तचरों की तरह काम करते थे। अगर हम तुम्हारी सेना के साथ मिल जाएं, तो रुद्रसेन को हराने की संभावना बढ़ सकती है, अग्निवंशी नेता ने कहा। अर्णव ने उनकी शर्तें सुनी और दोनों ने गठबंधन कर लिया। अब अर्णव के पास एक नई शक्ति थी, जो उसे कालगर्जना से लड़ने में मदद करेगी, लेकिन उसे अब भी अपने राज्य पहुंचना था। अगला पड़ाव, अंतिम सफर की शुरुआत। अर्णव, भैरव और अग्निवंशी योद्धाओं की एक छोटी टुकड़ी राज्य की ओर बढ़ी, लेकिन कालगर्जना को इसकी भनक लग चुकी थी। रुद्रसेन ने अब अपने सबसे घातक योद्धा महाकाल को भेजा, जो अपनी तलवार से एक ही वार में पहाड़ों को 2 टुकड़े कर सकता था। अब अर्णव को अपने राज्य पहुंचने से पहले महाकाल से टकराना होगा।